तो दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जो मिड टर्म एग्जाम में 90% स्कोर करना चाहते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि मिड टर्म एग्जाम में 90% तो आ जाएंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में 60% आएंगे। क्या आपको ये बात चलेगा? दूसरा ऑप्शन भी देता हूं कि आप मिड टर्म एग्जाम में 60-70% स्कोर कर लो लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको 90% मिलने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऑप्शन नंबर 1 आप चूज करोगे या ऑप्शन नंबर 2 चूज करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट 2 सेकंड के लिए रुकता हूं मैं। चलो फटाफट से कमेंट करो। हो गया, कमेंट कर दिया। अब मैं जरूर से आप लोग का कमेंट चेक करूंगा और मुझे पता है 99.99% बच्चे ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे कि उनको भी पता है कि मिड टर्म एग्जाम में भले ही मेरे को 60% मार्क्स मिल जाए लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए जो कि है हमारा बोर्ड एग्जाम, जिसमें हमें 90% या फिर उससे भी ज्यादा परसेंट स्कोर करना है। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू आपको ये समझा सकूं कि आपको मैं बता सकूं बच्चा कि मिड टर्म एग्जाम का ये जो माहौल चल रहा है, ये जो डर चल रहा है और काफी सारे बच्चों का जो मैसेज आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, उनको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, वो है बोर्ड एग्जाम, ना कि ये मिड टर्म एग्जाम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिड टर्म एग्जाम को लाइटली लेंगे। तो क्या है वो चीजें, क्या क्या चीजें हैं? अगर आपके मन में ये सब सवाल है कि मिड टर्म एग्जाम में कम आ गए तो क्या होगा, मिड टर्म एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, बोर्ड का डर लग रहा है, क्या है क्या नहीं है, ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो जरूर से इस वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप एक चीज समझते होंगे कि हमारा मेन जो एकेडमिक सेशन, एकेडमिक ईयर जिसको हम बोलते हैं, वो शुरू कब होता है? वो लगभग जून के आसपास शुरू हो जाता है। तो जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का मिडल चल रहा है, मतलब 4-4.5 महीने बीत चुके। और हमारे पास एक कायदे के हिसाब से देखिए 10वीं का इस साल 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा जल्दी है पिछले बार से, लेकिन फिर भी अगर हम फरवरी को हटा देंगे, जनवरी तक पकड़ेंगे तो वी हैव ओनली अक्टूबर का 15 और नवंबर दिसंबर का पूरा, मतलब 2.5 महीना है हमारे पास। और जो भी हमें काम करना है 2.5 महीने में करना है। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें उस हिसाब से पढ़ाई करना है कि हम सिर्फ मिड टर्म का ना सोचे, मिड टर्म का ना सोचे, बल्कि हम सिर्फ बोर्ड का सोचे। क्यों बोर्ड का मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखो सिर्फ 2.5 महीना हाथ में है और अभी मैं सिर्फ मिड टर्म के हिसाब से सोच के चलूं तो शायद मिड टर्म मेरा अच्छा चला जाए, लेकिन हो सकता है मेरा बोर्ड खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिड टर्म्स के लिए ऊपर ऊपर से बहुत कैजुअली अच्छे से पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर के टॉपिक्स पढ़ लिया, चीजें दिमाग में आ गए और बहुत ही कैजुअली पढ़ते हैं कि 2-3 दिन तक वो चीजें याद रह जाए। लेकिन मिड टर्म एग्जाम जैसे खत्म हो जाता है वो चीजें भूल जाते हैं, वो टॉपिक्स पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, कंसेप्ट तो उन्होंने कभी समझा ही नहीं होता, ऊपर ऊपर से रट्टा मार के चले गए, मिड टर्म एग्जाम दे दिया, 60-70%, 80%, 90% भी निकाल दिया और सोचते हैं कि मेरा मिड टर्म एग्जाम अच्छा गया, बोर्ड में भी 90% स्कोर करूंगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है बच्चा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने मिड टर्म में और प्रीलिम्स में 80-80% मार्क्स निकाले हैं और उनको लगता था कि मेरे बोर्ड्स में भी 80 आ जाएंगे, लेकिन बोर्ड्स में ठुस हो जाते हैं वो लोग। क्या हो जाते हैं? 60-70 पे अटक जाते हैं। तो ये गलती ना करना बच्चा। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको हार्ड टॉपिक जरूर करना है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ रहे हो, समझ लो कोई चैप्टर है, हेरिडिटी चैप्टर है साइंस 2 का, या फिर साइंस 1 का चैप्टर 1 है ग्रेविटेशन। अब उसका कोई भी टॉपिक होगा तो आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर से इसको समझ लिया और जो जो इजी लग रहा है, यार केप्लर्स लॉ इजी लग रहा है, समझ लिया, चलो इसके आगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट समझ लिया, आगे का टॉपिक छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि नहीं इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, हार्ड लग रहा है, बाद में कर लेंगे। लेकिन हमारा ये जो हैबिट होता है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो एक दिन हमें लिटरली बाद में कर देता है, यानी एग्जाम में वाट लगा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी समय है उसमें आप जितना हो सके उस चैप्टर को डीप में स्टडी करो और उसके कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करो, ताकि उस चैप्टर को इस तरीके से कर लो कि कोई भी क्वेश्चंस उसमें से बना के पूछ सके, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आप उसको छोड़ ना पाओ, मतलब अच्छी तरीके से कर पाओ। अब डोंट स्किप एनी टॉपिक। जैसे मैंने बोला कोई टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना। अब जैसे मैंने बोला बच्चे के मन में कंफ्यूजन होता है, खासकर 10वीं के बच्चे में, कि सर मिड टर्म एग्जाम में कम आ गया तो क्या हो गया, अगर मैं मान लो मिड टर्म में फेल हो गया तो सर बोर्ड एग्जाम में मैं बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा, बोर्ड एग्जाम में मेरे मार्क्स काउंट तो नहीं होंगे, अगर सर इसके बाद प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में मैं फेल हो गया तो क्या हो गया। तो मैं आपको एक ईमानदारी से एक चीज बताता हूं, मैं खुद प्रीलिम्स में फेल हुआ था भाई। मैं 10वीं में नहीं हुआ था, 12वीं की बात कर रहा हूं। मैं अभी फिलहाल 10वीं के वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं मेरी बात करूं, मैं 12वीं के प्रीलिम्स में फेल हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया और मैं पूरे, मेरा जो डिवीजन था, डिवीजन सी में मैं पढ़ता था, 12th साइंस डिवीजन सी, उस डिवीजन सी में मैं टॉपर था 60 बच्चों के बीच में। तो इमेजिन करो प्रीलिम्स में फेल होने वाला बच्चा डिवीजन सी में टॉपर था। क्यों था? क्योंकि प्रीलिम्स में मैंने जानबूझ के पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मेरा पूरा फोकस था बोर्ड्स पे।
तो ये स्ट्रैटेजी था मेरा जो उस टाइम पे मैंने अप्लाई किया था, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चा कि मिड टर्म एंड प्रीलिम्स के मार्क्स जो होंगे वो मैटर नहीं करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। सुन रहे हो 10वीं वालों, पहली बार हो रहा है ना 10वीं का एग्जाम, तो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, मुझे भी हुई थी, लेकिन मैं आपको बताऊं 10वीं में प्रीलिम्स में खराब होता है, मिड टर्म खराब होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट, अब मिड टर्म एग्जाम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिड टर्म एग्जाम अगर आप सीरियसली नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज नहीं होता कि आप कितने पानी में हो। अब मान लो कि मिड टर्म एग्जाम में आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, जितना पढ़ सकते थे पिछले 3-4 महीने से उतना पढ़ा, अभी भी जो मौका मिल रहा है, जो भी दिन मिल रहे हैं उसमें पढ़ रहे हो, तो आपको एक अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलता है कि मैं कितने पानी में हूं, यानी मेरे कितने चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के हो गए हैं, और इन चैप्टर्स में से इस तरीके से क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो मैं आंसर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने बोला कि मिड टर्म एग्जाम के मार्क्स काउंट नहीं करते तो आप मिड टर्म को कैजुअली ले लोगे, चलो ठीक है ना, सर ने बोल दिया काउंट नहीं होता तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है। तो मैं आपको अगेन चीज बोलूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम का मिड टर्म का मार्क्स बोर्ड एग्जाम में काउंट नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसको कैजुअली लो, आपको जितना हो सके एफर्ट डालना है और मेहनत करके पढ़ाई करना है, और साथ ही में लर्न टू रिमेंबर फॉर द लॉन्गर टाइम, यानी कि आपको इस प्रकार से कोई भी चीजों को लर्न करना है, बाहर करना है कि वो आने वाले 2-4 महीनों तक आपको याद रहे, बस उसको रिवीजन करने की नौबत पड़े, बीच बीच में रिवाइज करते होगे तो वो याद आएगा। लेकिन ऐसा मत पढ़ो कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, 2 दिन के बाद आपको वो सवाल पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा, उसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही नहीं होगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स को प्रैक्टिस बहुत करना, क्योंकि यूजुअली मैंने क्या देखा है, बच्चे वीडियोस देख लेते हैं या फिर कॉलेज स्कूल में समझ के आ जाते हैं, हाँ चलो समझ में आ गया, जब सॉल्व करने बैठते हो तो आपको नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ ऊपर से देखा है उसको, उसके स्टेप्स को समझा है, लेकिन खुद से प्रैक्टिस नहीं किया। तो मैथ्स में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक अपने हाथों से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक उस चीज को आप समझ नहीं पाओगे, ये चीज बहुत अच्छे से करना। अब आ जाते हैं रियल स्ट्रैटेजी जिसका आप लोग इंतजार था, जो कि है मिड टर्म स्ट्रैटेजी, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्ट्रैटेजी का स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, एनालाइज द रिमेनिंग डेज एंड प्लान योर लर्निंग। आपके पास कितने दिन है उसको एनालाइज करो। जैसे मान लो एक अंदाजा पकड़ के चलता हूं, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि उनके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे, तो फटाफट से आप कमेंट करके बता दो कि क्या आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं या नहीं, या फिर कब से होने वाले। तो देखो मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनके एग्जाम स्टार्ट हो गए, कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका कमेंट आ रहा था कि सर 18 तारीख 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज पकड़ के चलता हूं, लेट सपोज कि आपका एग्जाम जो है वो 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ होगा या फिर होने वाला होगा, ठीक है, जब तक ये आपको वीडियो मिल रहा है तब तक तो हो ही चुका होगा। ओके, अब 18 अक्टूबर हो गया, ठीक है। अब 18 अक्टूबर मतलब कौन सा दिन है, 18 अक्टूबर को हम देखेंगे तो हमारा जो दिन है वो फ्राइडे। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मेरे को पता नहीं है कि आपका एग्जाम कब से, मैं एक अंदाजा बोल रहा हूं। 18 के बाद आता है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ये मैंने एक अंदाजा लिख लिया, एक कैलेंडर बना लिया मैंने। देखो आपके सामने स्ट्रैटेजी बना रहा हूं और कुछ नहीं, आपके सामने स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 की स्पीड पे आ जाओ, थोड़ा टाइम बचेगा आपका। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड अगेन संडे, ठीक है। अब समझ लो कि आप लोग का पहला पेपर होगा इंग्लिश, दूसरा पेपर होगा मान लो हिंदी, तीसरा पेपर होगा मराठी। अब संडे आ गया तो मराठी तो इस दिन नहीं होगा, इस दिन होगा मराठी, मान लो इस दिन होगा मराठी। मान लो ट्यूसडे का दिन है, ठीक है, ट्यूसडे का दिन लेट सपोज कि आपका पहला पेपर है साइंस। अब साइंस में भी 2 पार्ट होते हैं, साइंस 1 है, ठीक है। फिर वेडनेसडे को आपका साइंस 2 है, उसके बाद आपका मैथ्स 1 है, उसके बाद आपका मैथ्स 2 है, ठीक है। फ्राइडे आ गया, फिर सैटरडे को समझ लो कि आपका है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद आता है संडे। तो संडे को नहीं होगा तो मतलब 28 तारीख को होगा, और मान लो ये है आपका कौन सा पेपर, लास्ट वाला ज्योग्राफी। अब आपका जितने भी सब्जेक्ट है मैंने कवर कर लिए। तो जैसे मैंने बोला कि आपको ये टाइम टेबल को एनालाइज करना है और प्लान करना है लर्निंग को, तो जैसे कि अभी फिलहाल में जो भी टाइम है वो तो चलो अभी नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो भी टाइम है उसके हिसाब से एनालाइज करो। तो लेट सपोज मैं इंग्लिश हिंदी मराठी की बात नहीं करूंगा, लैंग्वेजेस के लिए हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, पूरे चीजें हैं। हमने प्लेलिस्ट भी अपडेट रखा है, प्लेलिस्ट भी आप जाओगे तो हिंदी मराठी इंग्लिश के सारी चीजें आपको मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से पढ़ो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कि साइंस 1 में देखो, ये स्ट्रैटेजी को समझो। मान लो कि साइंस 1 में आपके आने वाले हैं 5 चैप्टर्स, साइंस 2 में आने वाले हैं 5 चैप्टर्स, ठीक है, समझ लो 5-5, 3-3 चैप्टर। मैथ्स में मान लो 3 चैप्टर आने वाले, मैथ्स 2 में अगेन 3 चैप्टर आने वाले, जो भी है एक अंदाजा बता रहा हूं, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बता सकता ना किसको क्या आने वाला है, ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे हो सकता है। तो मान लो कि आपने साइंस 1 के 5 चैप्टर्स आपको मिड टर्म में है, तो मैं आपको क्या बोला कि आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं वो एकदम थोरोली पढ़ने हैं, ताकि उसमें से जो भी पूछे वो आपको अच्छे से आए। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जरूरत नहीं है कि 5 का 5 अच्छे से याद हो आपको मिड टर्म के टाइम पे, आप 5 में से 3 ही पढ़ो या फिर 2 ही पढ़ो, लेकिन उसको इतना मजबूत कर लो कि भाई साहब उसमें से कोई भी टाइप के क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव आए,
न्यूमेरिकल्स आए, गिव रीजन आए, शॉर्ट नोट्स आए, डायग्राम आए, वो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इतना मजबूत अपने आप को बना लेना है और इतना अच्छे से एनालाइज करके पढ़ लेना है। सेम अप्लाई होता है मैथ्स में, 6 चैप्टर्स टोटल अलजेब्रा में है, मैथ्स 1 में है, उसके समझ लो 3 ही चैप्टर आपके मिड टर्म में आने वाले। तो 3 में से कम 2 चैप्टर तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो और प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस सेट के हर एक एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो, उठाओ हर एक टाइप के एग्जांपल। हर एक करना पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन हर एक टाइप का तो कर ही सकते हो। तो इस तरीके से अपने लर्निंग को आप एनालाइज करोगे और एक प्लानिंग बनाओगे, करोगे ये चीज। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। मान लो कि जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ना है, मान लिया आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये चैप्टर कैसे भी करके अच्छे से कवर करना है, तो उसका कंसेप्ट पहले पढ़ो, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब कंसेप्ट को कैसे पढ़ोगे? तो कंसेप्ट के पढ़ने के 2 तरीके हैं। टेक्स्ट बुक रीड करोगे, लेकिन टेक्स्ट बुक रीड करने से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, तो उसका एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आपने स्कूल में बहुत अच्छे से समझा होगा, ऑफलाइन क्लासेस कहीं पे जाते होंगे। तीसरा तरीका आपके पास फोन में है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। साइंस के, मैथ्स के, SST के, सब चीज अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस अवेलेबल है, रिवीजन के वीडियोस अवेलेबल है, उड़ान बैच के वीडियोस अवेलेबल है। जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, YouTube पे जाके, JR ट्यूटोरियल्स पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो साइंस सब्जेक्ट का आपने चैप्टर उठाया, साइंस 1 का एक चैप्टर उठाया, पहला चैप्टर ग्रेविटेशन उठाया, दूसरा चैप्टर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उठाया, तीसरा चैप्टर जो है कौन सा, एलिमेंट्स वाला, वो उठाया आपने, ठीक है ना। कौन सा है वो, रिएक्शन वाला ना, एलिमेंट्स का रिएक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है, वो उठाया। चौथा चैप्टर क्या, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मान लो ये सब चीज आने वाला है। तो ये 4 चैप्टर जो है आपने उठाया, तो एक एक करके इसके मान लो 4 लेक्चर होंगे, इसके मान लो 4 लेक्चर होंगे, इसके 4 लेक्चर होंगे, इसके 4 लेक्चर, 16 लेक्चर। हमारा हार्डली वीडियो बनता है 30 मिनट्स का, आधे घंटे का। 16 मल्टीप्लाई में 30 मिनट्स करोगे, 16 तो होता है 48 मिनट्स, डिवाइड बाय 60 अगर मैं करता हूं, 0 0 कैंसिल, 6 8 48, यानी 8 घंटे में आप 4 चैप्टर का कंसेप्ट को कवर कर सकते हो। 8 घंटा लगातार, 8 घंटा बैठने नहीं बोल रहा। ब्रेक इवन स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, 2 घंटा पढ़ा, ब्रेक लिया आधे घंटे का, फिर 2 घंटा पढ़ा। एक दिन में चाहोगे तो ये 4 चैप्टर का कंसेप्ट यूट्यूब के वीडियोस देख के कंप्लीट कर सकते हो। और मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है बच्चों कि आप स्पीड बढ़ा के हमारे वीडियो देखो, 1.5x की स्पीड से देखो, जिससे आपका और कम समय लगेगा। 1.5x की स्पीड से देख सकते हो। कोई बच्चे को अच्छे से समझ में आता है तो 2x की स्पीड देखना, लेकिन 2x का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूं वैसे भी मैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, इससे आपका टाइम बचेगा और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो तीसरा स्टेप आ जाता है, जो कि है लर्न थोरोली। उसको याद करने बैठो। फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, हेरिडिटी पढ़ लिया, सेकंड साइंस 2 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन का पढ़ लिया, समझ में आ गया, यूट्यूब पे वीडियोस देख के समझ में आ गया। अब उसको याद करने की बारी है। जब तक याद नहीं करोगे, एग्जाम में लिखोगे कैसे? कंसेप्ट समझना अलग चीज है और उसको याद करना अलग चीज है। तो कंसेप्ट समझ लोगे और फिर याद करोगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, ये तो इस तरीके का इसका मीनिंग है, और मीनिंग जब याद रहेगा तो एग्जाम में बाई चांस कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस भूल गए ना, तो वो कंसेप्ट याद आएगा, तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जिसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद एकदम करना, रटारट थराथर जो भी याद करना है करो, एंड ट्राई टू लर्न एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना, उसके न्यूमेरिकल्स करना, थियरी पढ़ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ना, जो भी है करना। अब उसके बाद अगला स्टेप, जो कि स्टेप नंबर 4, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है एग्जाम्स के पहले, तो आपको उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हमारा मेन मुद्दा मिड टर्म नहीं है। अगेन मैंने बोला, रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आपने वो चैप्टर को तो इतना अच्छे से पढ़ लिया है ना कि आपको वो बोर्ड के हिसाब से याद रहे। तो रिवाइज भले ही ना कर पाओ मिड टर्म के लिए, मिड टर्म खराब जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसको अगर वापस से रिवाइज कर लिया दिवाली के बाद, तो चैप्टर वापस से रिकॉल हो जाएगा आपको, और वो बोर्ड्स के लिए आपको याद रहेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन अगर टाइम मिलता है तो रिवाइज कर लेना, मिड टर्म भी अच्छा आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद आप एग्जाम अच्छे से लिख देना, एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, दिवाली भी मजे करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 20 दिन छुट्टी मिल रही है, 15 दिन छुट्टी मिल रही है, छुट्टी कम मिलती है 10वीं गई, लेकिन आपको जितना हो सके 2-3 दिन का जो टाइम होगा दिवाली के आसपास वाला, उसको मजे कर लेना है, क्योंकि वो दिन भी लौट के नहीं आएगा। साल में एक ही बार तो आती है दिवाली, तो 2-4 दिन मजे करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके तुरंत बाद, दिवाली के 1-2 दिन के तुरंत बाद आपको लग जाना है रेस में, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट टारगेट जो है, और कुछ नहीं, बीच में कुछ रास्ता नहीं है, रुकावट नहीं है, सीधा सीधा मेन टारगेट है आपका बोर्ड एग्जाम। तो अब लग जाना है स्टेप नंबर 5 पे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, जो कि ये स्टेप नंबर 5 आपके दिवाली के बाद लगने वाला है। और आप फॉलो कर सकते हो। अक्टूबर से जनवरी तक का स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने अपलोड किया है। अक्टूबर से जनवरी तक का पूरा स्टडी शेड्यूल, स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वीडियो देख लो, आपको हेल्प हो जाएगा कि दिवाली के बाद आपको क्या करना है। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये वीडियो हमारा होता है एंड, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा और बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी 10वीं में फ्रेंड्स होंगे ना, सभी को ये वीडियो शेयर कर दो एकदम, और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है दोस्तों। तो जरूर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।